चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप। यूरोप में आपके एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के विषय में हम बात करते हैं। एक नया मिडिल क्लास वहाँ पे उभर रहा था, इमर्ज हो रहा था। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। वहाँ पे यूरोप में सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक कुलीन तंत्र था। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। एक न्यू क्लास थी ये सोसाइटी में, जिस तरह से हमारे यहाँ पे क्लास होती है लोअर क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास, तो उसी तरह से एक एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे रिच क्लास थी, वो वहाँ पे डोमिनेंट में थी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड, और इसके जो मेंबर्स थे वो ज़्यादा यूनाइटेड रहते थे बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट्स अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। और ये इतने यूनाइटेड थे कि उनकी अलग ही एक पहचान हुआ करती थी, रीजनल उनकी कल्चर हुआ करती थी, तो इसलिए ये थोड़ा डिवीजन में रहते थे। दे ओन्ड एस्टेट्स एंड द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस। इनके पास घर वगैरह, मकान, मिलकत, प्रॉपर्टी वगैरह ही इनके पास थी। द स्पोक फ्रेंच, और फ्रेंच भाषा बोला करते थे। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पेजेंट्री, और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनमें से आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी में जो थी वो किसान वर्ग थे, किसान यानी फार्मर्स थे। टू द वेस्ट, और यहाँ हम साउथ वेस्ट और ईस्ट और सेंट्रल के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो वेस्ट में क्या था यूरोप के? टू द वेस्ट द बुल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्ट की जो लैंड थी वो आपके छोटे मोटे किसान थे, उनके द्वारा फार्मिंग की जाती थी। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट। और आपके ईस्टर्न साइड में और सेंट्रल साइड में धनी लोग रहते थे, बराबर, जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह हुआ करती थी। तो हम देख सकते हैं कि यूरोप के दो हिस्से हो गए यहाँ पे। एक आपके वेस्ट में जो है वो बहुत गरीब लोग रहते थे और ईस्ट में अमीर लोग रहते थे। In western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. तो यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल यूरोप में ऐसे कुछ भागों में वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन वो शुरू हो गया था। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of German states it occurred only during the 19th century. यहाँ पे हम देख सकते हैं इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में कुछ देर बाद में शुरू हुआ। न्यू सोशल ग्रुप्स कैम ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। नया जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे शुरू हुआ तो न्यू एक सोशल ग्रुप भी इमर्ज के आया, क्योंकि वो वर्किंग क्लास थे। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इमर्ज क्लास मेड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इसमें कौन कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशंस थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर। जबकि यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ सेंट्रल भाग में और ईस्टर्न साइड में जो वहाँ पे धनी लोग थे तो वहाँ पे ये ग्रुप कम थे, बराबर। उनको तो वो तो एरिस्टोक्रेसी थी, तो उन्हें कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं थी, पहले ऑलरेडी वो रिच थे। It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity। और अब यहाँ हम देख सकते हैं कि धनी लोग जो है वो तो विरोध करेंगे नहीं। मिडिल क्लास, लिबरल एंड जो एजुकेटेड थे उन लोगों ने नेशनल यूनिटी की भावनाओं को आगे बढ़ाया, और साथ साथ में एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेज थी जो पॉपुलर हो रही थी वो उनको दबाने के लिए, उनको अबोलिशन यानी हटाने के लिए आवाज़ ये लोग उठा रहे थे। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अब हम यहाँ पे देखते हैं लिबरल का मतलब क्या होता है। लिबरल, ठीक है, लिबरल भी एक क्लास थी यहाँ पे। आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यूरोप में आपके 19th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी में, बराबर, अर्ली 19th सेंचुरी में ही लिबरलिज्म की भावना बढ़ रही थी। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर विच मीन्स फ्री, ठीक है। लिबरलिज्म जो शब्द है वो लैटिन का है, लिबर जिसका मतलब होता है फ्री करना, यानी कि आज़ाद करना, कुछ स्वतंत्र करना। पॉलिटिकली इसका अलग अर्थ होता है, इकोनॉमिकली अलग अर्थ होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्वीकृति होती है उसी को यहाँ पे हम लिबरल बोलते हैं। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी
एंड कलरिक प्रिविलेजेस, यानी जो कलर्जी जो यहाँ पे एक क्लास थी उसको और ऑटोक्रेसी को हटाने के लिए ही लिबरलिज्म का अर्थ अब तक लगा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज, लेकिन यहाँ पे लिबरलिज्म के बाद में जो इक्वालिटी थी वो अब तक इक्वालिटी का मतलब ये नहीं हो पाया कि सबको वोटिंग का अधिकार मिल जाए। सफ्रेज का मतलब होता है सबको वोटिंग का अधिकार मिल जाए, ठीक है। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। यानी कि अगर हम देखते हैं तो फ्रांस रिवॉल्यूशन में भी एक ये बात कॉमन थी कि जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो वोटिंग कर सकते थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, और जो आदमी थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और सारी औरतों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, इन्हें बेदखल कर दिया गया। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफ्रेज, ठीक है। जब जैकोबिन क्लब जब हमने देखा था, एजुकेटेड जो लोग थे और स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने क्लब बनाए थे जैकोबिन क्लब्स के नाम से भी। तो इस दौरान थोड़ा एक छोटा सा सीमित पीरियड था, उस समय पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे। However, the Napoleonic Code was back to limited suffrage and reduce women to the status of a minor। लेकिन जैसे ही नेपोलियन का जो कोड आया था तो वो वापस ये लिमिटेड कर देता है पॉलिटिकल राइट्स को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए थे यूरोप की धरातल पर। इन द इकोनॉमिक स्फीयर अगर हम यहाँ पे समझ चुके हैं पॉलिटिकली लिबरल का मतलब, तो अभी हम यहाँ पे इकोनॉमिकली क्या अर्थ होता है इसका वो अब देखते हैं। Liberalism in economy stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and services as well as capital। तो यहाँ पे बहुत सारी गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाती है, अगर उसको हटा देती है तो उसको बोलते हैं लिबरलिज्म। यानी कि लिबरल का अर्थ होता है उदार करना, मतलब उदारवाद। ड्यूरिंग द 19th century this was a strong demand ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, और 19वीं शताब्दी में ये बहुत बड़ी मांग हुआ करती थी लिबरलिज्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। एक एग्जांपल लेते हैं हम। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटी ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। देखो यहाँ हम देख सकते हैं कि नेपोलियन का जो प्रशासनिक सुधार उसने बहुत सारे हमने पढ़े थे पिछले हमारे वीडियो में कि नेपोलियन जब आया था तो उसने बहुत ज़्यादा कुछ मेजरमेंट किए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। उनमें से एक था उसका 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन का मतलब होता है एक यूनिफिकेशन, एक ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स बनाना जो एक जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो ये फेडरल एक बना देना उसका। Each of these possessed its own currency, और ये 39 जो थे इन सब की अपनी अपनी एक करेंसी हुआ करती थी, वैट होते थे, मेजर्स होते थे। A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। अगर किसी एक ट्रेडर है या फिर कोई मर्चेंट है, वो अगर हैम्सबर्ग से नरमबर्ग अगर उसे जाना है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो 1833 में उसे 11 कस्टम बैरियर्स चुकाने पड़ते थे, जिसमें उसे 5% हर एक रूप से कस्टम ड्यूटी उन्हें पे करनी पड़ती थी। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वैट और मेजरमेंट। और जो ड्यूटी का मतलब होता है एक तरह का टैक्स होता है, सब टैक्स होता है ये, तो वो उनके ड्यूटी लगा करती थी अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजरमेंट के हिसाब से। द मेज़र ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जांपल, एक कैसे मेजरमेंट होते थे, हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लॉथ के बारे में। वाज एली होती थी, बराबर, उसका मेज़र क्या होता था क्लॉथ का, मेली, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग आपका लेंथ के हिसाब से एक टैक्स लगा करता था। एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अब यहाँ पे कितना होता था,
54.7 सेंटीमीटर का अगर कोई कपड़ा है तो आपको 1 एली देना पड़ता था। इन मेंस 55.1 सेंटीमीटर एंड इन अदर एरियाज लाइक नम्सबर्ग 65.6 सेंटीमीटर एंड इन फ्रेबर्ग 53.3। अलग अलग यहाँ पे 53.5 सेंटीमीटर अलग अलग जगहों पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग कुछ प्रकार की आपकी लेंथ हुआ करती थी। उस लेंथ के हिसाब से एक एलिये यहाँ पे एक आपका टैक्स हुआ करता था। सच कंडीशंस वर विव्ड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। अब ये जो बंधन थे, ये बंधन एक तरह से आपके ऑब्स्टेकल बन गए। ऑब्स्टेकल यानी व्यवधान बन गए, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सचेंज होता था, ग्रोथ होता था, तो उसके बीच में ये बैरियर बन जाता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और लिबरलिज्म बहुत ज़रूरी था। In 1834, a custom union, Zollverein, was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. और 1834 में एक आपका कस्टम यूनियन जो है वो बनाया गया, जिसको जोल्वेरिन बोलते हैं, और ये आपके पर्सिया के इंसेंटिव के द्वारा बनाया गया और जर्मन स्टेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्लूड हुए थे। द यूनियन abolished tariff barriers. This union abolished tariffs barrier and reduced the number of currencies from over 30 to 2. अब इसने बहुत सारे जो आपके टैक्सेस है उसमें रिफॉर्म्स किए थे उसने। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और उसके बाद में तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, रेलवेज यहाँ पे आया गया, तो मोबिलिटी भी शुरू हो गई लोगों की। मोबिलिटी का मतलब होता है लोगों का आवाजाही, मूवमेंट ऑफ द पीपल, ट्रांसपोर्टेशन। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंग्थ द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अब धीरे धीरे जिस तरह से ये रिफॉर्म्स हुए, तो इसी के आधार पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। नाउ अब हम देखते हैं कंजर्वेटिव। एक आपके यहाँ पे क्लास है न्यू कंजर्वेटिव्स में आफ्टर 1815। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि ये ऐसी भावना जो मतलब चेंजेस नहीं चाहते हैं, बराबर, कि वो ये चाहते हैं कि कुछ भी हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसी को ही हमें बनाए रखना है। दे डू नॉट वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द सिस्टम। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव की एक और क्लास यहाँ पे हम देख सकते हैं। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। उन्हीं को ही संरक्षित किया जाना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं किया जाना चाहिए। ये कंजर्वेटिव की थॉट थी। मोस्ट कंजर्वेटिव however did not oppose a return to the society of pre-revolutionary days। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कंजर्वेटिव भी थे जो चेंजेस चाहते थे और कुछ जो है प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, मतलब मिक्स था, बराबर। आगे हम देखते हैं। rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernizations could in fact strengthen traditional institutes like the monarchy. It could make state power more effective and strong। यहाँ पे देखो कंजर्वेटिव में भी दो आपके सब ग्रुप बन चुके थे। कुछ ये चाहते थे कि परिवर्तन होना चाहिए, कुछ चेंजेस लाने चाहिए हमें, और कुछ ऐसे चाहते थे कि जो रिफॉर्म्स किए थे नेपोलियन ने, तो उन्हीं रिफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग ऐसी थॉट्स आपके उस टाइम में चल रही थी यूरोप में। इन 1815 अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स बर्लिन, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe। अब यहाँ पे 1815 में जो वाटरलू का जो आपका बैटल हुई थी, तो उसमें नेपोलियन हार जाता है। ये अंतिम युद्ध था उस नेपोलियन का, वाटरलू का। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा यूनाइटेड जो बहुत सारे स्टेट्स थे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन था, रशिया था, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इनकी संयुक्त सेनाओं ने नेपोलियन को पूरी तरह से हराया था। तो वो लोग अब सेटलमेंट के लिए यूरोप में रुके थे, वहाँ पे वियना में। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय
एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, इसके द्वारा जो है वहाँ पे मीटिंग की गई वियना में। He drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। और फिर ये जो वियना की जो संधि हुई थी 1815 में, इसमें बहुत सारे ऐसे नेपोलियन के वार से उत्पन्न बहुत सारे विवादों को भी उन्होंने सब यहाँ पे बातचीत की गई। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power। बर्बोन जो डायनेस्टी थी, जो पहले आपकी डिपोज हो चुकी थी, लेकिन अब फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में वो रिस्टोर हो गई थी, पावर में आ गई थी, सत्ता में। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्सेड अंडर नेपोलियन। और फ्रांस के बहुत सारे ऐसे कुछ टेरिटरीज थे जो आपके एनेक्स किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियन के राइन के द्वारा, तो वो भी अब आपके क्या हो गए, वो बहुत सारे स्टेट्स आपके खो दिए गए। A series of states were set up on the boundaries of France। और फ्रांस की बाउंड्री में बहुत सारे आपके स्टेट्स सेटअप किए गए टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस की जो आगे की जो भी है अगर प्रभाव है उसका ना बढ़े, उसके लिए बहुत सारे स्टेट्स आपके बाउंड्री में बनाए गए। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड, अब जिस तरह से हम देख सकते हैं कि नीदरलैंड में आपके बेल्जियम था, वह सेटअप इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में बनाया गया। जेनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन साउथ, और जेनोवा को कहाँ पे, पिडमोंट में साउथ में डाला गया। ये कुछ स्टेट्स बने थे बराबर। पर्सिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। अब यहाँ यूरोप का अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं कि ये डिवीज़न हो रहा है बराबर। फिर उसके बाद में जर्मनी का भी डिवीज़न होते होते यूनिफिकेशन, हम इसी आधार पर हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जिसको नेपोलियन ने बनाया था, दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन, वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन उसे अभी तक अनटच रखा गया, उससे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्सिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी बराबर। तो ये कुछ टेरिटरीज जो है अलग अलग जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ के रूप में उभर रहे थे, तो वो लोग ले रहे थे। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। ये जब हो रहा था तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन के द्वारा जो मोनार्की लाई गई थी उसको हटाना है, और अब क्या करना है, कंजर्वेटिव सिस्टम लाना है। ठीक है, कंजर्वेटिव रिज्म सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अब ये हम देख सकते हैं कि ऑटोक्रेसी के हटने के बाद वापस ऑटोक्रेटिक सिचुएशन जो है वो 1815 में आ चुकी थी। दे डिड नॉट टॉलरेट criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, songs and reflected the ideas of liberty and freedom। अब यहाँ पे जिस तरह से आपके वियना की संधि हुई, तो वियना की संधि में बहुत कुछ स्टेट्स जो है वो आपके अलग अलग स्टेट्स को दिए गए एसोसिएट विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो भी आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन से संबंधित थे। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड एंड टू इंस्पायर लिबरल्स। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था उसकी मेमोरी ने बहुत ज़्यादा लिबरल्स को इंस्पायर किया। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट वो क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब यहाँ पे जो सेंसरशिप लगाई गई थी उसमें ये जो लिबरलिज्म का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि उन लोगों ने इसका क्रिटिसाइज मतलब निंदा की, उनका आलोचना किया कि सेंसरशिप नहीं लगाना चाहिए बराबर। तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए बराबर, कि प्रेस की आज़ादी पर बल देना चाहिए। तो इन लोगों ने यहाँ पे क्रांति के आधार पर क्या क्या किया था वो हमने देखा अभी। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिवोल्यूशनरीज के बारे में। सो थैंक यू and have a nice day।